हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने कल जो है निश्चित औसत मान तक जो है क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स, और हम लोगों ने औसत मान तक कंप्लीट कर लिया था और अपना जो था समाकलन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। तो आज हम स्टूडेंट शुरू करेंगे वेक्टर। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट तो आज शुरू करते हैं हम वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर वेक्टर में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर में भौतिक राशियों के बारे में। देखिए भौतिक राशियों की अगर बात की जाए तो भौतिक राशियां जो होती हैं ना अपनी, ये दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां, तो स्टूडेंट जो भौतिक राशियां होती है ना, ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से इनके दो प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला इनका प्रकार होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं अदिश। सो इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट स्केलर। स्केलर। दूसरे प्रकार की अपनी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सदिश, जो कि अपना टॉपिक भी है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर अदिश और सदिश में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, एक तो अंतर इनके नाम में ही है कि इनमें क्या होता है, आ का मतलब होता है अभाव, दिश का मतलब दिशा, यानी इनमें दिशा का अभाव होता है। अर्थात इनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इनमें हमें जो है परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी इनमें सिर्फ क्या होता है, इनमें सिर्फ परिमाण होता है स्टूडेंट्स, इनमें सिर्फ परिमाण होता है। और जबकि सदिश की अगर हम बात करें तो सदिश जो राशियां होती है ना, इनमें परिमाण की भी जरूरत होती है, परिमाण। और हमने यहाँ पर इंटू लगाया, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। और दिशा भी होती है, तो परिमाण इंटू दिशा जो होती है ना अपनी, यही होती है अपनी सदिश, तो बोलते हैं हम सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया, यानी इनमें अभाव होता है किसका, दिशा का, यानी इनमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। जबकि सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो एक तो अंतर इनमें यही है। और स्टूडेंट देखिए इनका अगला अंतर जो है आपको हम कह सकते हैं उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखिए जो इनके उदाहरण है ना, इसका उदाहरण सबसे पहला अगर हम उदाहरण लें तो इसका पहला उदाहरण है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसका पहला उदाहरण है बल। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है इसका बेग। ठीक, तो बल भी एक सदिश राशि है, बेग भी एक सदिश राशि है। और अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण, त्वरण भी अपना एक सदिश राशि है। और अगर सदिश राशियों की बात करें तो अपना है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी एक सदिश राशि है। अगर और बात करें तो अगला है अपना विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र भी जो है अपना कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र भी अपना एक सदिश राशि है। और अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो अपना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, ये भी अपना एक सदिश राशि है। ठीक, और इसके बाद अपना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी अपना एक सदिश राशि है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं बहुत सारी फिजिक्स में भौतिक राशियां हैं जो सदिश होती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इत्यादि। तो ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश हैं। जबकि अगर हम बात करें अदिश राशियों की, तो अदिश में देखिए उदाहरण कौन कौन से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है ना अपना, ये एक अदिश राशि है। ठीक, द्रव्यमान अपना एक अदिश राशि है। आवेश, आवेश अपना एक अदिश राशि है। ठीक है, और अगर बात करें तो कार्य, कार्य अपना एक अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, और फ्लक्स, तो अपना फ्लक्स है ना, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। और ऐसे ही धारा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, द्रव्यमान, आवेश, कार्य, ऊर्जा, फ्लक्स ये अदिश हैं, लेकिन धारा को तो सर हम तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं, धारा भी एक अदिश राशि है। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट बिल्कुल, धारा भी अपनी एक जो है हम कह सकते हैं अदिश राशि है। तो आप कहेंगे सर इस बात को आप प्रूफ करके दिखाइए कि धारा जो है एक अदिश राशि है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ कि धारा किस तरीके से सदिश राशि अदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमने सबसे पहले बल को उठाया। ठीक, आप खुद देखिएगा, हमने बल को उठाया और हमने यहाँ पर एक ये मान लीजिए एक कोई ये पिंड है हमारे पास। ठीक, और इस पिंड पर एक व्यक्ति इधर से बल लगा रहा था 5 न्यूटन का। ठीक है,
और एक व्यक्ति इधर से इस पे बल लगा रहा था 5 न्यूटन का, ठीक है, बराबर बराबर बल लगा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर हमने कुल बल देखा, हमने यहाँ पर कुल बल देखा, तो जो कुल बल हमें मिला ना, कुल बल F, वो अपना था 0। जबकि हमने क्या करा, हमने इसी पिंड पे बाद में 2 व्यक्तियों को बल लगाते हुए देखा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से 2 व्यक्ति इस पे बल लगा रहे थे, और ये भी 5 न्यूटन का था और ये भी 5 न्यूटन का था, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर कुल बल देखा, तो यहाँ पर हमें जो कुल बल मिला ना F, वो मिला हमें 10 न्यूटन। तो हमने देखा कि यार जो यहाँ पर बल है ना, वो हमें दोनों जगह अलग अलग प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर हम धारा की बात करें, तो धारा के केस में देखिए क्या होता है। मान लीजिए अपने पास ये एक तार है, ठीक है, इस तार में इधर से अपने पास 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, ठीक है, और इधर से 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक तीसरा तार है। तो जब हमने इस तीसरे तार में धारा देखी, तो हमें इस तीसरे तार में धारा 10 एम्पीयर की आती हुई नजर आई, ठीक। फिर हमने क्या करा, फिर हमने कुछ इस तरीके से धारा को प्रवाहित किया। अपने पास ये 2 तार थे, ये एक 5 एम्पीयर का अपने पास था, ठीक है, ये 5 एम्पीयर का एक तार है, एक 5 एम्पीयर का तार अपना ये था, यानी कि इनमें 5-5 एम्पीयर की धारा बह रही थी। और इनसे एक कनेक्ट था हमारा अगला तार, ठीक है, और इसमें जब धारा हमने देखी तो इसमें हमें धारा 10 एम्पीयर मिली। इसका मतलब यहाँ पर हमें इन दोनों में फ़र्क आपने देखा कि यहाँ पर दोनों केसों में बल अलग अलग मिला, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसों में धारा अलग अलग तरीके से बह रही थी, लेकिन उसका परिणाम जो है हमें टोटल जो है 10-10 एम्पीयर हमें धारा मिली। तो यहाँ से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि धारा जो होती है ना, जो तीर के चिन्ह होते हैं, ये हम धनात्मक आवेशों के चिन्ह दिशा को दर्शाते हैं, कि जो धनात्मक आवेश होते हैं उनकी दिशा को हम दर्शाते हैं। तो धारा हम कह सकते हैं कि धारा में दिशा नहीं होती है, ठीक है ना, ये तो हम धनात्मक आवेशों को दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि धारा जो है ना एक अदिश राशि है। स्टूडेंट आगे भी हम जो है आपको विद्युत धारा के कई और प्रमाण देंगे, कि जिससे आपको पता चलेगा ना कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो अगर हम अदिश का पहला पॉइंट देखें, तो अदिश का अपना जो पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि अदिश राशियों का जो कुल प्रभाव होता है, यानी कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम साधारण बीजगणितीय योग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट करके नोट करके लिख रहा, अदिश में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा कि अदिश राशियों का अदिश राशियों का कुल प्रभाव, अदिश राशियों का कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए साधारण बीजगणितीय योग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी अदिश राशियों का कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए साधारण बीजगणितीय योग का उपयोग किया जाता है। जबकि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम और लेंगे, मान लीजिए अपने पास ये स्टूडेंट्स एक बॉक्स है, ठीक, ये अपने पास क्या है, मान लीजिए एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आपने कुछ आवेश डाले, यहाँ पर हमने आवेश को उठाया आपकी, तो आपने धारा को मैंने आपको समझाया, उधर बिल्कुल समझाया। चलिए एक आवेश के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक आवेश आपने डाला 10 कूलाम का, और इधर से आपने एक आवेश डाला इसके भीतर -2 कूलाम का, ठीक है। जब आपने इनका कुल आवेश निकाला, यानी क्यू नेट, नेट का मतलब होता है कुल, तो आपने जब इसका परिणामी आवेश निकाला टोटल, तो आपने देखा कि 10 कूलाम प्लस -2 कूलाम, तो आपके पास यहाँ से निकल गया 10 में से 2 जाएंगे 8 कूलाम। तो यहाँ पर देखिए, जैसा बचपन से आप जो है जोड़ घटाने के रूल करते आए हैं, जैसे जोड़ में आप जोड़ते थे, घटाने में आप घटाते थे, तो यहाँ पर कुल जब हमने निकाला, तो जिस तरीके से हम छोटी कक्षा में निकालते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हमने निकाला। लेकिन सदिश के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखा हमने कि अदिश राशियों का कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए साधारण बीजगणितीय योग का उपयोग किया जाता है, जैसा हम छोटी क्लासों में करते आए हैं। तो यहाँ पर फिर सदिश में सर करते क्या है, तो सदिश में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स सदिश में एक ध्यान रखना है कि कुल सदिशों का कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए सदिशों का कुल प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की
एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सदिश योग। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम कहते हैं सदिश योग। ठीक, तो सदिश में हम एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सदिश योग। सदिश योग क्या होता है इसको हम समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सदिशों का निरूपण देखते हैं कि आखिर सदिशों का हम निरूपण किस तरीके से करेंगे। तो बारी बारी से हम सदिश को बिल्कुल जीरो से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला अपना जो है ना सदिशों का निरूपण। चलिए सबसे पहले हम सदिशों का निरूपण समझते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण देखेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। सदिशों के अगर निरूपण की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि जो सदिशों का निरूपण होता है ना, सदिशों को अंग्रेजी अक्षरों एवं उनके ऊपर तीर का चिन्ह बनाकर लिखा जाता है। यानी जो भी अपने सदिश हैं उनको हम अंग्रेजी अक्षरों से लिखते हैं और उनके ऊपर एक तीर का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सदिश है बल, तो बल को हम लोग लिखेंगे एफ से, अंग्रेजी का अक्षर, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तीर लगा के लिखेंगे। इसी तरीके से एक है अपने पास सदिश राशि जिसका नाम है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं बेग। एक राशि अपने पास है बेग, तो बेग को भी हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे वी, और इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके का तीर लगाएंगे। एक है मान लीजिए अपने पास सदिश त्वरण, त्वरण को हम अंग्रेजी के अक्षर से लिखते हैं जिसका नाम, इसको लिखते हैं ए से, तीर का चिन्ह इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सदिशों को अंग्रेजी अक्षरों एवं उनके ऊपर तीर का चिन्ह बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट है अपना यहाँ पर, जो आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है स्टूडेंट्स कि सदिशों को चित्रित करने के लिए, सदिशों को चित्रित करने के लिए यानी कि ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए तीर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? सदिशों को चित्रित करने के लिए हम तीर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब ये जो तीर होता है ना, ये दो चीज़ें बताता है। तीर का जो अग्र सिरा होगा, तीर का जो अग्र सिरा होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा दिशा। यानी कि तीर के अग्र सिरे से तो हमें दिशा पता चल जाएगी स्टूडेंट्स, और तीर का हम कह सकते हैं तीर की जो लंबाई होगी, तीर की जो लंबाई होगी ना स्टूडेंट्स, वो हमें बताएगी परिमाण। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट अपना था कि सदिशों को हम अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा, तीर के चिन्ह द्वारा बनाकर लिखते हैं, तो ये हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है कि चित्र करने के लिए जो तीर हम दर्शाते हैं, और तीर में दो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि अग्रसिरा में दिशा बता देगा और तीर की लंबाई में परिमाण बता देगा, और यही तो सदिश होता है कि सदिश में दो ही चीज़ तो होती हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए फिजिक्स में हमारे पास इस तरीके की कुछ डायरेक्शंस होती हैं। फिजिक्स में इस तरीके की हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं कि मान लीजिए ईस्ट है हमारे पास, और ये वेस्ट है, और सॉरी ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है। इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए ये पूर्व है अपने पास हिंदी में, और ये पश्चिम है अपने पास पश्चिम, और ये उत्तर है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार दिशाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, इन दिशाओं के अलावा भी हमने फिजिक्स में दो दिशाएं और बना रखी हैं, मतलब इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर और इस कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो जो हमारे, हम कह सकते हैं कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर जो दिशा होती है ना, कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर, उसको तो हमने दर्शाया है क्रॉस से, यानी एक सिंबल बना दिया हमने कि जो कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर दिशा होगी ना, उसको हम क्रॉस से दर्शाएंगे। और कागज़ के लंबवत, कागज़ के तल के लंबवत जो बाहर की ओर दिशा होगी उसको हम दिखाएंगे डॉट से। जैसे तीर नहीं होता है, तीर का जो पीछे वाले, हम कह सकते हैं तीर का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मान लीजिए ये अपने पास, अब यहाँ से, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से ये जो आपको, जब ये भीतर जाएगा तो आपको ये दोनों हिस्से दिखेंगे, और जब ये आपकी ओर आएगा ना तो आपको इसको इस तरीके की टिप दिखेगी। तो जब बाहर की ओर दिशा आती है तो उसको हम जो है डॉट से दर्शाते हैं, और जब भीतर की ओर की दिशा की बात करें तो हम क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पर अगर हम माने, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 2 न्यूटन का बल जो है इस दिशा में लग रहा है, 2 न्यूटन का, और आपने इस तरीके से तीर से दर्शा दिया, तो आप जिसको बता देंगे कि किस दिशा में लग रहा है, आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये तो सर उत्तर दिशा में लग रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये 2 न्यूटन का बल है, ये उत्तर दिशा में लग रहा है, ठीक है, आपने कैसे बताया? तो आप इसका जवाब देंगे कि सर हमने ये इस तरीके से बताया तीर को देख के। तो देखो तीर का अग्र सिरा तो मैंने आपको बताया ना, तीर का जो अग्र सिरा होता है ये दिशा को बताता है, और पीछे वाला सिरा किसको बताएगा? आंसर है ये परिमाण को बताएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरीके से बनाऊँ, यहाँ पर मैंने ये बनाया, ठीक है,
तो मैंने आपसे पूछा ये 4 न्यूटन का बल किस दिशा में लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पश्चिम दिशा में लग रहा है 4 न्यूटन का बल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई ये पूछने बैठ जाए कि ये है हमारे पास 6 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, किस दिशा में लग रहा है, इस तरीके से उसने तीर बनाया, तुरंत आप बता देंगे कि ये पश्चिम और दक्षिण दिशा के, हम कह सकते हैं पश्चिम और दक्षिण दिशा में लग रहा है, यानी कि पश्चिम के साथ भी ये सदिश 45 अंश के कोण पे है और दक्षिण के साथ भी 45 अंश के कोण पे है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको सदिशों के निरूपण में 3 पॉइंट बताए। कौन कौन से 3 पॉइंट? पहला बताया कि सदिशों को अंग्रेजी अक्षरों के द्वारा तीर बनाकर लिखते हैं, तो जो यहाँ पर हमने इस तरीके से आपको समझाया। फिर दूसरा पॉइंट बताया कि जब सदिशों को हम चित्रित करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हम तीर का उपयोग करते हैं। तीर में 2 चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो अग्र सिरा होता है तीर का वो दिशा बता देता है, और जो तीर की लंबाई होती है हमें वो परिमाण बता देती है। फिर हमने तीसरा पॉइंट आपको ये समझाया, यहाँ पर उदाहरण लेके इस बात को अच्छे से समझाया कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 2 डायरेक्शन हमने आपको अलग से बताई कि इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर एक होती है, उसको जो है हम भीतर की ओर की दिशा को क्रॉस से दर्शाते हैं, और कागज़ के तल के लंबवत जो बाहर वाली दिशा होती है उसको हम डॉट से दर्शाते हैं। फिर इस तरीके से हमने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए 2 न्यूटन का बल तीर इस तरीके से है, तो आपने तीर को देख के बता दिया कि उत्तर दिशा में है। और इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ कि 4 न्यूटन का बल इस दिशा में है, तो आपने तीर का चिन्ह देखकर बता दिया कि ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अब देखिए मैं आपको इसके नोट्स दे रहा हूँ किस तरीके से आपको देखना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, सदिशों का निरूपण, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। पहला पॉइंट बताया था कि सदिशों को अंग्रेजी अक्षरों एवं उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। तो हमने उदाहरण इसी से लिया, जैसे बल है, तो बल को अंग्रेजी के कौन से अक्षर के लिखेंगे, एफ, और उसके ऊपर हमने इस तरीके से तीर लगाया। संवेग को किस तरीके से लिखते हैं, पी, और उसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह लगा दिया। वेग को किस तरीके से लिखते हैं, वी, और इस तरीके से चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सदिशों को चित्रित करने के लिए तीर का उपयोग करते हैं, और ये जो तीर है ना, ये तीर हमें 2 चीज़ें बताता है। तीर का जो अग्र सिरा होगा ये हमें दिशा बताएगा, तीर की जो लंबाई होगी ये हमें परिमाण बताएगा। फिर हमने इस तरीके से ये डायरेक्शंस बनाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ईस्टली, और यहाँ पर हमने हम कह सकते हैं वेस्टली, यहाँ पे नॉर्थ, और ये साउथ यानी उत्तर, और ये दक्षिण। अच्छा, इनके अलावा हमने आपको 2 दिशाएं और बताई। हमने कहा कि कागज़ के तल के लंबवत अगर बाहर की ओर आती हुई हो तो उसे हम डॉट से दर्शाएंगे, और भीतर प्रवेश करती हुई डायरेक्शन हो तो उसे हम क्रॉस से दर्शाएंगे। फिर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए ये अपने पास 2 न्यूटन का बल है, और जो कि आपने तीर देखकर ही बता दिया कहाँ किस दिशा में लग रहा है, तो आपने बताया उत्तर दिशा में। फिर हमने एक दूसरा उदाहरण लिया था F2 4 न्यूटन का, तो आपने तीर का अग्र सिरा देख के बता दिया कि ये पश्चिम दिशाओं में होगी, और लगभग तीर इसका डबल है, डबल लंबाई का। आपने देखा कि यहाँ से ये इतना 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 2 बार में है, लगभग इसका परिमाण होगा 4 न्यूटन। तो इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा हमारा सदिश एक है 6 न्यूटन का, तो लगभग इसको देखते हुए 3 हिस्से लगभग इसके बन जाएंगे। तो ये अपना 6 न्यूटन है, परिमाण तो ऐसे पता चल गया, और इसका तीर देखते हुए हमें दिशा पता चल गई, ये दिशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में होगा। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमें सदिश में प्रॉब्लम देखने को मिली। सदिश में प्रॉब्लम देखने को ये मिली कि मान लीजिए हमें इस तल में अगर किसी 90 डिग्री के सदिश को दर्शाना हो तो हम दर्शा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कभी अगर हमें ऐसे सदिश को दर्शाना पड़े कि ये कागज़ के तल के हम कह सकते हैं 60 डिग्री पर हो लंबवत, या 30 डिग्री पर हो, तो किस तरीके से दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स एक हम कह सकते हैं पद्धति बनाई, जिसको नाम दिया गया सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो आप समझते हैं स्टूडेंट कि सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति आखिर में क्या होती है, समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हम हर प्रकार के सदिश को जो है अपनी उन 4 डायरेक्शन पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने क्या करा, एक सदिश निर्देशांक पद्धति बनाई। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से ध्यान से, इसमें होता ये है कि अपने पास इस तरीके का एक तल होता है, त्रिविम एक तल होता है इस तरीके का। ये अपनी होती है पॉजिटिव एक्स एक्स, ये होती है अपनी नेगेटिव एक्स एक्स, ये होती है अपनी पॉजिटिव वाई एक्स, ये होती है अपनी नेगेटिव वाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अपने पास एक तीसरी डायरेक्शन होती है, जिसको हम दर्शाएंगे स्टूडेंट जेड से। ये अपनी एक तीसरी डायरेक्शन होती है जिसको हम दर्शाएंगे जेड से। और ये जेड अपना, ये असल में स्टूडेंट कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो है जेड वाली, ये बाहर होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब कॉपी पर तो हम बाहर नहीं बना सकते, तो हमने त्रिविम आकृति बनाने के लिए कुछ इस तरीके से जेड एक्स को बनाया, और ये होता है अपना नेगेटिव जेड एक्स, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये 3 डायरेक्शन क्यों बनाई, इनको जो है ना सब जानते हैं। इस पर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के सदिश को आप दर्शा सकते हो, उसका मान आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे अगर आपका कोई घर पूछे, ठीक है ना, और आपका घर एमएलए, आप उससे कह दें कि आपके घर के सामने मान लीजिए एमएलए का घर है, तो आप उससे कहेंगे ना कि मेरा घर जो है ना एमएलए के घर के पास में है। अब क्योंकि एमएलए जो होगा उस क्षेत्र का फेमस होगा, तो उसे सब जानते होंगे। ऐसे यहाँ पर ये जो तल होता है ना एक्स वाई जेड का, ये इसको सब जानते हैं, तो इसलिए हमने ये एक्स वाई जेड तल बनाया, ठीक है ना।
अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अपने पास कोई बिंदु था और इस बिंदु को उठाकर यहाँ से कोई सदिश लेके गए स्टूडेंट, कोई सदिश इसको उठा के, मान लीजिए आर सदिश था, इसको उठाकर यहाँ पर ले गया, यहाँ से इसको उठाया सदिश को, उठाने के बाद यहाँ पर लेके गया, तो ये आर, मान लीजिए आर वेक्टर एक सदिश है अपने पास, ठीक है। अब आपको ध्यान से क्या समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से ये समझना है कि मान लीजिए इसका एड्रेस बता रखा है हमें कि इसका एड्रेस है AX, ठीक है, AY और AZ। ये अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ना, इसको हम और निर्देशांक, इसको इनको हम बोलते हैं निर्देशांक, ये जो अपने पास निर्देशांक है ना, इसको और भी किसी तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो जवाब है हाँ। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक आपने दूरी तय की, मान लीजिए AX, ठीक, इसके बाद आप इस Z अक्ष के समांतर गए इस तरीके से, और आपने मान लीजिए तय की यहाँ पर AZ, और फिर आप इस तरीके से Y अक्ष के समांतर बिल्कुल चले और आपने यहाँ पर दूरी तय की, हम कह सकते हैं AY, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि अगर इस पॉइंट्स को, अगर हम कहें इस पॉइंट्स को भी इसको मिला दिया जाए, ठीक, तो ये अपना इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, क्योंकि ये वाली दिशा बाहर होगी ना, ये वाली जो है ना, ये इस तरीके से बाहर की ओर निकली हुई होगी, तो ये अपना समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये अपना कर्ण है, ये आधार। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे ना, तो आपके पास ये निकल के आएगा, हम कह सकते हैं रूट में आपके पास निकल के आएगा AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये निकल के आएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से ये अपने पास आ गया, तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, यहाँ से अगर आप ये निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा बाई और ऐड हो जाएगा, यानी AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, तो ये अपने पास निकल के आएगा स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या दूरी तय की, आपने दूरी तय की AX, फिर आपने दूरी क्या तय की AZ, फिर आप गए AY, यानी इस R का काम, यानी R जो सदिश काम कर रहा था ना, उसके बराबर आपने कार्य कैसे किया, आपने कार्य इस तरीके से किया कि सबसे पहले आपने AX तक की एक सदिश बनाया, इसके बाद आप AZ के समांतर एक सदिश बना दिया, उसके बाद आप AY तक चले गए। तो इसका मतलब जो R वेक्टर है ना स्टूडेंट्स, R वेक्टर हम कह सकते हैं ये बराबर होगा अपना किसके, तो आपका आंसर होगा सर ये बराबर होगा AX, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए I कैप, इसको I कैप बोलते हैं, और ये होती है अपनी J कैप, और Z वाली होती है अपनी K कैप, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगी नेगेटिव I कैप, ये हो जाएगी नेगेटिव J कैप, ठीक है, और ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव K कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक आया निकल के सदिश, हम कह सकते हैं AX I कैप, उसके बाद AY J कैप, और फिर आया AZ K कैप। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने पास निकल के आया कुछ। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो अपना R सदिश था ना, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समस्या ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हमारे पास तीर है, ना तो हम एक से दिशा बता पाएंगे इसको देखते हुए, और ना ही हम परिमाण बता सकते हैं। तो हमने क्या किया फिर, हमने कुछ इस तरीके किया कि ये जो अपना निकल के आया ना इस तरीके से, इसको तो हमने बोला परिमाण, यानी परिमाण अगर हमें कभी निकालना हो तो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो भी सदिश है, उनके I कैप J कैप K कैप के जो गुणांक होंगे, उनका हम रूट में स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, इसीलिए हमने ये निकाला था, ठीक। रही बात दिशा की, स्टूडेंट दिशा की, तो दिशा किस तरीके से निकालेंगे, दिशा हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि दिशा के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिशा, तो दिशा की बात है तो दिशा के लिए निकालेंगे सदिश, जो भी सदिश है ना वो डिवाइड करेंगे ना किससे, परिमाण से, जो भी सदिश है वो उसको परिमाण से डिवाइड करेंगे, और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एकांक सदिश या मात्रक सदिश, को हम बोलते हैं एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश, ठीक है ना, इसको बोलेंगे एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। हमने एकांक सदिश को एक नए सिंबल से लिखना शुरू कर दिया R, और इस तरीके से ये कैप, तो इसको पढ़ते हैं R कैप। अभी इसको हम लिख सकते हैं R यानी सदिश और बटे परिमाण यानी इसका परिमाण, ठीक है। तो यहाँ से सदिश क्या है अपना, ये रहा सदिश, ठीक है। तो ये सदिश अपना हमने लिख लिया, सदिश है AX I कैप, AY J कैप, AZ K कैप, ये अपना है सदिश। और इसका परिमाण क्या है अपने पास स्टूडेंट्स, परिमाण है अपने पास AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, तो ये अपने पास निकल गया है एकांक सदिश का, यानी इससे हम दिशा बता सकते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास कोई बिंदु जो है ना, कोई सदिश यानी मूल बिंदु पे हो, तो वो एक्स अक्ष के साथ में हम कह सकते हैं अल्फा कोण मान लीजिए बना रहा है, और मान लीजिए वाई अक्ष के साथ में वो बीटा कोण बना रहा है, और इस जेड अक्ष के साथ में मान लीजिए वो सदिश गामा कोण बनाए, ठीक है ना।
इसके साथ में हम कह सकते हैं जेड अक्ष के साथ में क्या कोण बना है, गामा कोण बना है। तो स्टूडेंट जेड अक्ष के साथ में वो गामा कोण बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है ना, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज हम कह सकते हैं, यहाँ पर कोण बनाता है मान लीजिए, तो फिर यहाँ पर हमें निकालना पड़ता है कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये निकालना पड़ता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों का उठता है कि सर ये निकाल काय के लिए रहे और इसका मसला क्या है, मतलब ये किस चीज़ के लिए है, अभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, बस ध्यान से आप सुनते जाइए। इसको हम बोलेंगे दिक्, इसको बोलते हैं दिक् कोज्याएं, इसको हम बोलते हैं दिक् कोज्याएं, ठीक है ना। अब ये दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर दिक् कोज्याएं हम इस तरीके से निकालते हैं। देखिए एल्फा वाला कोण क्या है, एक्स एक्स के साथ, तो सिर्फ आपको यहाँ से एक्स एक्स वाला घटक लेना है और होल परिमाण से, जो परिमाण अपना है, इससे डिवाइड कर देना है। तो ए एक्स को अगर आप डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड से, तो कोस अल्फा आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ए वाई, इसका दूसरा घटक लीजिए ए वाई, इसको अगर आप इसके परिमाण से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉस गामा की बात करें तो ए जेड वाला घटक लीजिए आप और इसके परिमाण से आप इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए सदिश के, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये फॉर्मूला देखा, अगर आप इसके बटे इसे करेंगे, इसके बटे इसे करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, हम कह सकते हैं कोस एल्फा, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इसके बटे ये कोस एल्फा और ये अपना है आई कैप, और अगर आप ए वाई बटे ये करेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना कॉस बीटा, इतना निकल के आएगा कॉस बीटा, और ये क्या है अपना जे कैप। अगर आप ए टू बटे ये करेंगे तो अपना क्या निकल के आएगा कॉस गामा, ठीक, और ये अपना क्या है, हम कह सकते हैं जेड, ठीक है ना, यानी के कैप। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। अब देखिए इसको दिक् कोज्या इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अपना आर सदिश है ना, इस आर सदिश की दिशा जिस घटक द्वारा हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो यानी कि दिक् यानी कि दिशाएं, दिशाएं यानी दिक् कोसाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको दिक् कोसाइन। तो दिक् का मतलब हो गया दिशा और बताने वाले कौन है, कोसाइन, इसीलिए इसको बोलते हैं दिक् कोसाइन, ठीक है ना। तो इनके माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, अपने सदिश की दिशा को बता सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, अगर ये अपना एकांक सदिश है ना, अगर ये अपना एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1। अगर हम इस सदिश का परिमाण निकालें तो हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो आई कैप जे कैप के कैप इनका जो गुणांक है, इनमें आप क्या करिए स्क्वायर करके रूट में जोड़ दीजिए। तो अगर हम रूट में स्क्वायर करके जोड़ें तो कितना आएगा, देखिए कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, यही तो आएगा निकल के। और किसके बराबर रखेंगे इसको, 1 के बराबर। तो अपने पास दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें, इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो इधर से रूट हट जाएगा, ये आएगा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया, समझ में आया भाई। आप खुद सोचिए ये अपना एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जो है ना, इसका परिमाण 1 होता है। एकांक सदिश की खासियत है कि उसका परिमाण 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये इसका परिमाण हम 1 रख दें, ठीक है ना, और इसका परिमाण अगर हम निकालें तो इसको तो हम 1 ही रख सकते हैं क्योंकि परिमाण 1 है। और यहाँ से कैसे निकालेंगे कि आई जे के जो भी गुणांक है उन्हें रूट में हम स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। फिर हमने दोनों पक्षों में वर्ग किया तो अपने पास ये निकल के आया। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर यदि कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 है तो मान आपसे पूछा जाता है साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको एक समीकरण इसको 2 मानेंगे और जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1, यानी कि यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 और सबके बीच में प्लस है, आप जोड़ रहे हैं तो 3। तो अगर LHS 3 आया है तो RHS भी कितना आएगा, 3, एक पहले से ही है तो RHS बराबर करने के लिए कितना लिखेंगे, 2। तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं नोट्स के थ्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये सब अच्छे से लिख लिया। हम पढ़ रहे हैं सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये 4 हम कह सकते हैं 3 एक 3D हमने डायग्राम बनाया और 3 डायग्राम में मैंने आपको बताया ये अपना एक्स एक्स, ये अपना नेगेटिव एक्स एक्स, इसको बोलते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं एक्स एक्स को आई कैप और माइनस एक्स एक्स को माइनस आई कैप, और बाई को हमने नाम दिया जे कैप और बाई नेगेटिव को नाम दिया माइनस जे कैप, और इसको नाम दिया हमने प्लस जेड को के कैप और इसको नाम दिया हमने माइनस के कैप। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु अपने पास था और एक सदिश अपना आर सदिश को उठाकर यहाँ पर ले गया और उसका एड्रेस था अपने पास ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि यार इस चीज़ को ना हम किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले हम इतनी दूरी तय की हमने, ठीक है ना, यहाँ तक की हमने एक सदिश लिया और जिसकी वैल्यू अपने पास थी ए एक्स, ठीक ए एक्स। फिर हमने इसके बाद में क्या करा, हम जेड एक्स के समांतर गए, हमने जेड एक्स
तय किया इस तरीके से, और फिर हम जो है ए वाई तक चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया ये कि हमने देखा कि ये चीज़ तो हमारी तय होगी, तो हमने देखा कि अगर ये अपना जो आर वेक्टर है ना, जो आर ने काम किया वही हमने किस तरीके से काम किया कि ए एक्स जो कि आई अक्ष यानी ए एक्स जो कि आई कैप दिशा में है, यानी एक्स दिशा में, तो आई कैप लगा दिया, और इसके बाद ए वाई जो कि अपना वाई दिशा में है जिसके लिए हमने जे कैप लगा दिया, और ए जेड जो कि अपना जेड दिशा में जिसके लिए हमने के इस्तेमाल कर लिया। ये निकल के आ गया। अब इसको देखते हुए ना, इसको देखते हुए स्टूडेंट्स हमें ये नहीं समझ में आ पा रहा था कि हम यहाँ पर दिशा और परिमाण कुछ किस तरीके से बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर तीर होता तो हम बता देते हैं, यहाँ पर तीर तो है नहीं, तो परिमाण और दिशा हम किस तरीके से बताएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने ये करा कि अगर हमें मान लीजिए परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुजों से हमने एक फॉर्मूला निकाला जो कि अपना आया परिमाण के रूप में आर बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इससे आप किसी भी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स की जो सदिश है ना, उसमें आई जे और के जो गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके रूट में बस आप जोड़ दीजिए, ये है। और रही बात दिशा की, तो दिशा किस तरीके से आप निकालेंगे, जो भी सदिश है उसको उसके परिमाण से डिवाइड कर दीजिए, परिमाण यहाँ से आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश। एकांक सदिश या मात्रक सदिश की खासियत ये होती है कि इसका जो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है ना, वो 1 होता है, और इसको हम आर कैप यानी ये इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं आर कैप से, और इसका लिखने का तरीका है अपना मैथमेटिक्स की, एक यहाँ पर है सदिश, तो सदिश आर वेक्टर और परिमाण यानी आर, तो आर सदिश हम इसको ही मान ले रहे हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये लिख दिया, और इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट में जुड़ जाएंगे, ये निकल आया। फिर हमने क्या बताया कि मान लीजिए अपना जो भी सदिश है ना वो मूल बिंदु पर हो। यदि सदिश आर वेक्टर ये है अपने पास, ये एक्स वाई जेड के साथ में कितने कोण बनाए, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने आगे स्टूडेंट अच्छे से समझाया। तो स्टूडेंट देखिए हमने इस तरीके से कोस अल्फा बराबर किस तरीके से हम कोस अल्फा निकालेंगे। पहली बात तो हम इनको बोलते हैं स्टूडेंट दिक कोज्याएं, इनको बोलते हैं हम दिक कोज्याएं, दिक कोज्याएं यानी कि दिक कोसाइन, ठीक है इंग्लिश में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखना है कि कोस अल्फा किस तरीके से हम निकालेंगे। जो भी अपने पास सदिश था ना, जो भी अपने पास एकांक सदिश निकल के आया था, अभी हमने आपको बताया एकांक सदिश क्या निकल के आया था, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये निकल के आया, और इसका हमने परिमाण से इसको डिवाइड करना है। तो परिमाण ये अपने पास ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ये। तो यहाँ से हमने एल्फा वाला, एल्फा एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा था, तो हमें इसमें से एक्स वाला घटक लेना है और उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से कोस बीटा में जो है अपना बीटा जो कोण है वाई अक्ष के साथ बना रहा है, तो वाई वाला घटक लेकर उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है। तरीके से गामा वाला जो है ना वो जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है, इसलिए जेड वाला घटक लेना है और उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है। तो हमने अभी ये देखा था, ये अपना एकांक सदिश निकल के आया। अगर हम इसको अलग अलग करें, यानी इसके बटे ये कर दें पूरा, फिर इसके बटे ये पूरा कर दें, फिर इसके बटे ये कर दें, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी। अब असल में ये अपना क्या है, कोस अल्फा, तो हमने इसकी जगह रखा कोस अल्फा और ये आई कैप। इस तरीके से ये क्या है अपना स्टूडेंट्स कोस बीटा, तो इसकी जगह हमने कोस बीटा रखा और ये जे बाई कैप। यहाँ पर स्टूडेंट्स असल में जे कैप है, ये बाई नहीं है, ये है जे, ठीक, ये बना लीजिएगा ठीक से, ये है जे कैप। इसके बाद ये है अपना ए जेड, असल में ये क्या है अपना कोस गामा, तो ये है अपना कोस गामा और ये के कैप, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि अगर ये अपना एकांक सदिश है ना, अगर ये अपना एकांक सदिश है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम सकते हैं इसका परिमाण 1 लिख सकते हैं। तो हमने जब इनका परिमाण निकाला, यानी आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों को रूट में स्क्वायर करके जोड़ा, तो इसका परिमाण आया 1, और दोनों पक्षों में जब हमने वर्क किया तो 1 आ गई अपने पास वैल्यू। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस हमसे, जो कि हमने आपको बताया अभी तक कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 किस तरीके से आया। देखिए अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा को जोड़ेंगे बनाएगा, फिर साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा को जोड़ेंगे तो बनाएगा 1 और 1 2 हो गया, साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा को जोड़ेंगे बनाएगा, यानी 3 आएगा, यानी LHS 3 आ रहा है। तो RHS कितना आएगा अपना, देखिए 1 पहले से, RHS भी 3 आएगा और 1 पहले ही, तो कितना रह गया 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, तो ये अपने पास निकल आए। तो स्टूडेंट्स आज जो है हमने सदिश के बारे में आपको अच्छे से समझाया, सदिश का हमने आपको इंट्रो दिया अच्छे से। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम जो है इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।